Hello children, good morning. I have already taught you tense, its structure and its usage. Tense, उसकी रचना और उसका उपयोगिता कहाँ प्रयोग किया जाए पर पढ़ा चुका हूँ. Now I am going to teach you modal auxiliary. और मैं सोचता हूँ कि अगर ये आपको फ़ायदामंद हो, अगर लगे कि क्लियर है, फ़ायदामंद है, अच्छा है, तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें. मैं सोचता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा और आप सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करेंगे ही. हाँ, तो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मॉडल ऑक्सिलरी. मॉडल ऑक्सिलरी जानने के पहले हमको जानना चाहिए कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या है. तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब दोज वर्ब है, वो वर्ब है विच हेल्प अदर वर्ड्स, दो की दूसरे वर्ब दूसरे वर्बों को क्या करता है? मदद करता है. इन द फॉर्मेशन ऑफ टेंस, टेंस के निर्माण में, इन द पैसिव वॉइस में, एंड इन द मूड एंड इन द शेप ऑफ मीनिंग ऑल्सो. यही होता है ऑक्सिलरी वर्ब जो मैं लिखने जा रहा हूँ. Auxiliary verbs are those verbs which help other words, other verbs to make tense express mood and also shape the and also shape the meaning यानी ऑक्सिलरी वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जो कि दूसरे वर्बों को सेंटेंस निर्माण में मदद करता हो, मूड को भी बतलाता हो और इसके साथ ही साथ अर्थ का भी शेप करता हो, अर्थ में भी शेप करता हो, यानी अर्थ को एक सिस्टमेटिक, उसके मीनिंग को सिस्टमेटिक ढंग से डालता हो. उसी को हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब दो तरह का होता है. Verbs are of two types. अब यहीं पे हमको देखना है कि ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी और एक मॉडल ऑक्सिलरी. सेकेंड, मॉडल ऑक्सिलरी. प्राइमरी ऑक्सिलरी, मैं ये बताना चाहूँगा कि प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या है. प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या है?
तो दोज ऑक्सिलरी वर्ब्स विच चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन, नंबर और पर्सन के अनुसार चेंज करता है। एंड एक्ट बोथ एज ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब, जो कि काम करता है, ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है, दोनों काम करता है। उसी को प्राइमरी ऑक्सिलरी कहते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी में क्या क्या हो सकता है एग्जाम्पल में देखिए। बी के रूप में क्या होगा, इज, एम, आर, वाज, वर, बस क्या कहते हैं, बस वाज वर। उसके बाद डू में क्या हो सकता है, डू, डिड, डूइंग। और उसके बाद हैज, हैव, हैड। ये जो वर्ब है ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है। और ये सब्जेक्ट एंड नंबर के अनुसार बदलता है। सब्जेक्ट मतलब नंबर एंड पर्सन के अनुसार बदलता है। नंबर मतलब सिंगुलर नंबर, प्लुरल नंबर, एक वचन बहुवचन। और पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हम देखते हैं कि आई के साथ फर्स्ट पर्सन, आई के साथ एम लगेगा, ही के साथ इज लगेगा पर्सन के अनुसार। सिंगुलर नंबर, प्लुरल नंबर तो ही के साथ इज लगेगा और दे के साथ आर लगेगा। तो ये हो गया, इसके अनुसार चेंज करता है। एग्जाम्पल, ही इज ए गुड बॉय, ही इज स्टडिंग हार्ड। वही प्लुरल नंबर हो जाएगा तो दे आर गुड बॉयज, दे आर स्टडिंग हार्ड, दे आर अब हमें देखना है कि हमको प्राइमरी ऑक्सिलरी यहाँ नहीं पढ़ना है, हम यहाँ पढ़ाने के लिए है मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी जनरल सबको जानता है, टेंस के निर्माण में प्राइमरी ऑक्सिलरी लगता है, पैसिव वॉइस पढ़ते हैं उसमें भी प्राइमरी ऑक्सिलरी लगता है, तो जनरल सबको मालूम है। मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ाने जा रहे हैं, तो अब हम बताएंगे कि मॉडल ऑक्सिलरी क्या है। Modal auxiliary, those auxiliary verb which don't change according to the number of person, वे auxiliary verb जो कि नंबर और पर्सन के अनुसार चेंज नहीं करता है। एंड ऑलवेज एक्ट एज auxiliary verb, और हमेशा auxiliary verb का ही काम करता है, वैसे को मॉडल auxiliary करते हैं। those verbs which don't change according to number and person, and person, and always act as
always act as auxiliary. AUXILI verbs. And always act as auxiliary verbs are known as modal एग्जाम्पल के रूप में शैल, विल, वुड, शुड, etc. शैल, विल, शुड, वुड ये सब ऑक्सिलरी वर्ब है। हम एक एक करके अब सबको हम बताने जा रहे हैं कि इसका प्रयोग शैल से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जितना आएगा सबको बताते चले जाएंगे और इसका प्रयोग कहाँ, कैसे, किस परिस्थिति में होता है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द यूजेज ऑफ सेल। सेल का प्रयोग जनरली असर्टिव सेंटेंस में फ्यूचर इन्फॉर्मेशन देने के लिए किया जाता है। सेल का प्रयोग फ्यूचर इन्फॉर्मेशन देने के लिए किया जाता है, यानी सेल इज यूज्ड assertive sentence gives is shall is used with first person। shall का इस्तेमाल फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं। टू गिव फ्यूचर इंफॉर्मेशन। I shall go to Patna। We shall take exercise। हम लोग व्यायाम करेंगे। लेकिन शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ करने पे तो फ्यूचर इन्फॉर्मेशन हो ही गया, लेकिन इसका प्रयोग सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ करने पे कहीं कमांड होगा, कहीं प्रोमिस होगा, कहीं कंपल्सन यानी मजबूरी होगा, कहीं थ्रेट होगा, ऐसा आ जाता है। अर्थात सेंटेंस एम्फेटिक बन जाता है। यानी जनरली हम जानते हैं कि शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ किया जाता है, लेकिन थर्ड और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ करने पे प्रॉमिस, कमांड, थ्रेट, कंपल्सन यही सब होता है, जिसको मैं लिखने जा रहा हूँ। शैल is used with second and third person to express promise,
command, threat, compulsion, express promise, command, threat, compulsion. प्रॉमिस हो गया, थ्रेट, कमांड, कंपल्सन, ETC. प्रॉमिस के रूप में यू शैल हैव योर शेयर, यानी तुम्हारा हिस्सा जो है मिलेगा. ये व्हाट इज दिस? दिस इज प्रॉमिस. यू शैल हैव योर शेयर, तुम्हें अपना शेयर मिलेगा. तो ये हमारा हो गया प्रॉमिस, हो किया जाएगा, तुम्हें दिया जाएगा. यू शैल हैव. कमांड, he shall obey my order. ये कमांड हो गया. हुक्म, थ्रेट भी हो सकता है. यू शैल डू दिस वर्क, तुम इस काम को करोगे, नहीं करोगे तो मार के हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा. तो थ्रेट हो गया. कमांड, थ्रेट. कंपल्सन, he shall earn her living, वो अपनी आजीविका कमाएगी, कमाएगा. he shall earn her his living, सी नहीं कर रहे, his living, वह आजीविका कमाएगा. ये नहीं कमाएगा तो भूखे मरेगा. यानी ये भी हमारा क्या हो गया? कंपल्सन हो गया. सर्टेनिटी, एक सर्टेनिटी भी लगा सकते हैं. सर्टेनिटी माने निश्चितता. If he runs fast, अगर वो तेज दौड़ता है. he shall catch the ट्रेन. ये सर्टेनिटी हो गया. ये सर्टेनिटी हुआ. ओके. तो अब हमने बताया कि सेकेंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग करते हैं. इसका मतलब सेंटेंस एम्फेटिक हो जाता है. एम्फेटिक मतलब जोरदार हो जाता है. तो जोरदार में मैंने बता दिया क्या क्या हो सकता है. व्हाट कैन बी,
promise, command, compulsion, certainty, etc. Now I am going to shift on usage of will. Usage of will. जनरली असर्टिव सेंटेंस में यूजेज ऑफ विल का प्रयोग किया जाता है सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ. Assertive sentence will is used with second and third person. विल का प्रयोग सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं. काहे के लिए? टू एक्सप्रेस फ्यूचर. जैसे एनी वन कैन टेल द वे टू द ताजमहल. ताजमहल जाने का रास्ता कोई भी बता सकता है. एनी वन कैन टेल यू द वे to Taj Mahal, to the Taj Mahal. Anyone can tell you the way to the Taj Mahal. Anyone can tell you the way to the Taj Mahal. He will play cricket tomorrow. He will play cricket. He will play cricket tomorrow. वह कल क्रिकेट खेलेगा. लेकिन इसका प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ करने पे क्या हो सकता है? प्रॉमिस हो सकता है, डिटर्मिनेशन हो सकता है, थ्रेट हो सकता है, यानी सेंटेंस एम्फेटिक हो जाएगा. फर्स्ट पर्सन के साथ करने पर सेंटेंस एम्फेटिक हो जाता है. फर्स्ट पर्सन के साथ करने पे सेंटेंस एम्फेटिक हो जाता है. एम्फेटिक में पहला आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा. ये प्रॉमिस हो गया, मैं तुम्हारी मदद करूँगा. I
और वी शैल नॉट एक्सेप्ट आवर फॉल्ट। हम लोग अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे। ये डिटर्मिनेशन हो गया। लेकिन और क्या हो सकता है दूसरा? आई शैल हैव वी शैल हैव आवर ओन वे। हम लोग अपने ही रास्ता से चलेंगे, अपना ही रास्ता रखेंगे। ये हमारा डिटर्मिनेशन हो गया। I shall punish you. I shall punish you if you don't do your homework. Do your homework. अगर तुम अपना होमवर्क नहीं करते हो तो मैं तुम्हें दंडित करूँगा। ये क्या हो गया? थ्रेट हो गया। ये यानी क्या मालूम हुआ कि जो टेंस, फ्यूचर टेंस में शैल विल का प्रयोग होता है तो आई वी के साथ शैल लगता है। लेकिन जहाँ इसको आई वी के जगह पे ही सी विल के साथ दे देंगे तो सेंटेंस एम्फेटिक हो जाएगा। उल्टा कर देंगे तो, और विल का प्रयोग सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ होता है, इसका फर्स्ट पर्सन के साथ कर देंगे तो सेंटेंस एम्फेटिक हो जाएगा। एम्फेटिक मीन्स जोरदार। जोरदार में कहीं डिटर्मिनेशन हो सकता है, कहीं कंपल्सन मजदूरी हो सकता है, कहीं मजबूरी हो सकता है, कहीं थ्रेट हो सकता है, इत्यादि इत्यादि। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टीच यूजेज ऑफ वुड। अब मैं यूजेज ऑफ वुड पढ़ाने जा रहा हूँ। वुड का कहाँ कहाँ किस किस परिस्थिति में प्रयोग होता है वही मैं बताने जा रहा हूँ। यूजेज ऑफ वुड। वुड का प्रयोग, पहला प्रयोग होता है वुड का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में, रिपोर्टेड स्पीच में विल लगा हो तो उसको वुड में बदल देते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। Will is changed या converted into would। That is past tense of will। If reporting verb is
is in the past tense. Will is changed into would, that is past tense of will, if reporting verb is in the past tense. While changing direct to indirect. जैसे राम said, I shall play cricket. Then Ram said that he would play cricket. Ram said that he would play cricket. यानी रिपोर्टिंग वर्ब वाइल चेंजिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब चेंज करते हो उस समय अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब फ्यूचर टेंस में यानी कि सेल या विल लगा हो तो सेल का शुड करेंगे, विल का वुड करेंगे. तो यहाँ पे ही क्या है? थर्ड पर्सन के साथ आई के साथ सेल था, लेकिन अब चेंज हो रहा है तो ही हो रहा है. ही के साथ विल लगता था, विल का पास्ट टेंस वुड प्ले क्रिकेट. Second one, हैबिचुअल पास्ट. हैबिचुअल पास्ट का मतलब होता है बीते काल की आदत. दैट मीन्स या करता था, एक करते थे, ई करती थी. हैबिचुअल पास्ट हुआ और इसमें हम वुड का प्रयोग करते हैं. एग्जाम्पल के रूप में मैं रोज सवेरे टहला करता था. आई वुड वॉक डेली in the morning. गांधी जी रोज सवेरे सूत काटा करते थे. सूत काटा करते थे. क्या होगा? गांधी जी वुड स्पिन कॉटन डेली इन द मॉर्निंग. मैं इस बात को बताना चाहता हूँ
कि वुड के स्थान पे यूज टू भी लगता है। यहीं पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ ताकि आई वांट टू क्लियर इट एट द सेम टाइम दैट so that there may not be confusion in near future, बाद में भविष्य में कन्फ्यूजन नहीं हो। तो वुड जो हम बता रहे या करता था, ए करते थे, ई करती थी, वहाँ पे उसके बदला में क्या कर सकते हैं, V1 कर सकते हैं, यूज टू V1 कर सकते हैं वुड के स्थान पे। जैसे पहले हैबिचुअल पास्ट, इसकी पहचान या करता था, ए करती थी, ई करती थी, ए करते थे। हैबिचुअल पास्ट के यही पहचान है। इसमें वुड लगता है, इसमें हम वुड का प्रयोग करते हैं। आर यूज टू V1 का मतलब ही वही हुआ, या करता था, ये करते थे, ही करती थी। जैसे सीता नदी के किनारे बैठा करती थी, सीता नदी के किनारे बैठा करती थी, तथा उठते हुए लहरों को देखा करती थी। तो सीता वुड की जगह पर यूज लगा सकते। सीता यूज टू सिट बाई द साइड of river and watch, देखा करती थी, the rippling of waves, RIPLING, rippling of waves। watch मने of waves, watch मतलब देखना, मतलब निहारना, माने गौर से देखना। यहाँ पे वुड भी लग सकता था, सीता वुड सीट बाई द साइड ऑफ रिवर, और यूज टू भी लग सकता है। जब मैंने यूज टू बता दिया तो इसमें एक चीज़ और बताने जा रहा है, यूज और यूजेज टू, मतलब या करता है, ए करते हैं, ई करती हैं। हालांकि वुड में नहीं बताना चाहिए, लेकिन कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इस चीज़ को मैं रख दे रहा हूँ। हो गया। टू यूज और यूजेज टू V1 मीन्स या करता है, ही करती है, ये करते हैं। ही यूजेज टू स्टडी। जैसा मैं टेंस ऑलरेडी आई हैव टॉट यू टेंस, सिंपल प्रेजेंट है, थर्ड पर्सन, सिंगल नंबर इज, वो पढ़ा करता है। वी यूज टू हेल्प द पुअर, हम गरीबों की मदद किया करते हैं।
वी यूज टू हेल्प द पुअर, हम गरीबों की मदद किया करते हैं। खैर, ये वुड के प्रयोग में नहीं है। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू यूजेज ऑफ वुड, सेकेंड एंड थर्ड नंबर। जैसे विश, टू एक्सप्रेस विश, और प्रेफरेंस। प्रेफरेंस जैसे भीख मांगने की अपेक्षा मैं मर जाना चाहता हूँ, वह चाय की अपेक्षा एक गिलास ठंडा पानी लेना चाहेगा, वह मदद मांगने की अपेक्षा फेल कर जाना चाहेगा। तो इसमें स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, तुरंत वुड, तुरंत रैदर, सब्जेक्ट वुड रैदर, उसके बाद जो हम करना चाहते हैं जैसे फेल कर जाना, मर जाना, वो वर्ब, उसके बाद देन, और उसके बाद जो वर्ब है अदर वर्ब लग जाता है। जैसे मैं भीख मांगने की अपेक्षा मर जाना चाहता हूँ। के अपेक्षा मर जाना चाहता हूँ। तो क्या होगा? तुरंत सब्जेक्ट आई, वुड, वुड के बाद तुरंत रैदर, रैदर के बाद मरना चाहते हैं, डाई, फेल करने की अपेक्षा डाई, देन बेग, बेग मैंने भीख मांगना। वह चाय की अपेक्षा एक गिलास ठंडा पानी लेना चाहेगा। ही वुड रैदर टेक ए ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर देन टेक टी। तो डबल टेक देना कोई ज़रूरी नहीं है, यही टेक से यहाँ काम चलेगा। देन टेक टी यानी देन टी। वह मदद मांगने की अपेक्षा फेल कर जाना चाहेगी। मदद मांगना, मदद मांगना, सीख माने क्या होता है? खोजना होता है। SWE के सीख, सीख हेल्प, मदद मांगना, मदद खोजना यानी मदद मांगना। सीख परमिशन माने अनुमति खोजना यानी अनुमति मांगना। सीख एक्चुअल मीनिंग होता है सीख, सीख माने क्या होता है? खोजना। खोजना। इसका V2 और V3 क्या होता है? शॉर्ट, शॉर्ट। तो शी वुड रैदर फेल, शी वुड रैदर फेल then seek help. पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट में भी वुड का प्रयोग किया जाता है।
Would you like to take a cup of chai? Would you take a cup of tea with me? Would you mind my sitting here? ऐसा सेंटेंस होगा, इसमें वुड प्रयोग करेंगे हम. Fourth, polite request. Polite request. क्या आप अपना पेन मुझे लेन देंगे, उधार देंगे? Would you lend me your pen? Would you lend me your pen? Would you mind my sitting here? Would you mind my sitting here? क्या आप मेरे यहाँ बैठने का बुरा मान गए? इसमें हम वुड का प्रयोग करते हैं. पांचवा, इमेजिनेशन. यानी ये भी विश ही है, लेकिन कल्पना करते हुए. ये इच्छा कभी पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि मात्र कोरी कल्पना है, इमेजिनेशन है. इसमें वर लगता है, वर फिक्स होता है. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, प्लूरल नंबर जो कुछ भी हो, सबके साथ वर ही लगेगा और वो फिक्स होगा. ये नहीं कि ही के साथ वाज लगा दे, ऐसा कोई बात नहीं है. सब में वर होगा. वुड दैट I were a millionaire. काश मैं अरबपति होता. क्या अगर मैं अरबपति होता? काश मैं मिलियनायर होता. इसका मतलब यही हुआ. चाहे अगर मैं मिलियनायर होता. Would that next I am going to teach you imagination with result. पहले पढ़ाया था मात्र इमेजिनेशन इच्छा, जैसे काश मैं चिड़िया होता. अब मैं बताने चाहता हूँ कि अगर मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ कर आपके पास आ जाता. अगर मैं अरबपति होता, मिलियनेयर होता, तो गरीबों की मदद करता. अगर मैं तुम होता तो इस अपमान को नहीं बर्दाश्त करता. यानी इमेजिनेशन विथ रिजल्ट. इमेजिनेशन विथ रिजल्ट. अगर मैं चिड़िया होता
6. अगर मैं चिड़िया होता, आपके पास उड़ कर आता. इमेजिनेशन विथ रिजल्ट. पहले मैं पढ़ा चुका हूँ. विश यानी इमेजिनेशन, अगर मैं चिड़िया होता. अब मैं बताने जा रहा हूँ कि इमेजिनेशन विथ रिजल्ट यानी वो होता तो क्या होता. अगर मैं चिड़िया होता तो आपके पास उड़ कर आता. अगर मैं अरबपति मिलियनेयर होता तो गरीबों की मदद करता. अगर वह तुम होता तो इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करता. तो इसमें इमेजिनेशन भी है, इमेजिनेशन के साथ साथ रिजल्ट भी है. 6. इमेजिनेशन विथ रिजल्ट यानी कल्पना के साथ परिणाम. इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं चिड़िया होता. आई वुड फ्लाई टू यू. आई वुड फ्लाई टू यू. अगर हम इफ नहीं लगाएंगे तो वर आगे कर देंगे. वर आई ए बर्ड, आई वुड फ्लाई टू यू. अगर वह तुम होता तो इस अपमान को नहीं बर्दाश्त करता. इफ ही वर यू, अगर वो तुम होता. ही वुड नॉट पुट अप विथ such an insult. If he were you, अगर वो तुम होता. He would not put up with such an insult. वो इस अपमान को नहीं बर्दाश्त करता. पुट अप विथ मैंने बर्दाश्त करना होता है. इंसल्ट मैंने अपमान. यानी कि पुट अप विथ, टॉलरेट भी तो होता है बर्दाश्त करना. उसके साथ साथ बियर भी होता है. लेकिन हमको अच्छा लग रहा है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज में. पुट अप विथ बर्दाश्त करना. अगर इफ नहीं लगाएंगे तो वर आगे कर देंगे. ओके. नाउ आई एम गोइंग टू शिफ्ट ऑन अनफुलफिल्ड एक्शन. वह कार्य पूरा नहीं हुआ है लेकिन हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं है, जिसको कहते हैं अनफुलफिल्ड एक्शन. अनफुलफिल्ड एक्शन. अनफुलफिल्ड एक्शन, जो कार्य पूरा नहीं हुआ है. हो सकता है लेकिन पूरा नहीं हुआ है. जैसे अगर वह मुझे इनवाइट किया होता, अगर वह मुझे इनवाइट किया होता तो मैं आ गया होता, मैं भाग ले लिया होता. तो क्या होगा? He had if he had invited me, I would have
I would have reached in the function in his function. अगर वह इनवाइट किया होता तो मैं उसके फंक्शन में आ गया होता. अगर इफ नहीं लगाएंगे तो हैड आगे कर देंगे. हैड ही invited me, I would have reached. I would have, ऐसा भी तो बना सकते. आई वुड हैव एक्सेप्टेड हिज इन्वाइटेशन. मैं उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया होता. खैर ऊपर का कुछ और नीचे का कोई दिक्कत नहीं है. आई वुड हैव एक्सेप्टेड हिज इन्वाइटेशन. अगर वह मेहनत किया होता तो पास कर गया होता. इफ he had labored hard, he would have passed. यहाँ पे if अगर नहीं लगाएंगे तो हैड आगे कर देंगे. इस चीज़ को दिमाग में रखना. इफ नहीं लगाएंगे तो हैड को आगे करेंगे. उसके अलावा अगर तुम आगरा गए होते तो ताजमहल देखे होते. इफ न लगाकर हैड से स्टार्ट करते हैं. हैड यू गॉन टू आगरा यू वुड हैव सीन द ताजमहल. have seen the अगर तुम आगरा गए होते तो ताजमहल देखे होते. यानी ये अनफुलफिल्ड एक्शन है, कंडीशनल भी है. और डिटर्मिनेशन यानी टेंशन में भी हम वुड का प्रयोग करते हैं. डिटर्मिनेशन में टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन इसमें भी प्रयोग करते हैं. जैसे टू एक्सप्रेस determination. I would have my say. I would have my say. मैं अपनी बात को यहाँ पे रखूँगा. आई वुड हैव माई से का मतलब हो गया मैं अपनी बात को यहाँ रखूँगा. ये क्या हो गया? डिटर्मिनेशन हो गया. ओके, वुड का प्रयोग अब समाप्त हुआ. अब नेक्स्ट क्लास में हम शुड पढ़ाने जाएंगे. शुड, उसके बाद कैन, कुड, मे, माइट. ओके.